नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग भाई लोगों। राम राम सा। दोस्तों, आप सभी का एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी, यानी राजस्थान का भूगोल। राजस्थान ज्योग्राफी ये दोस्तों वर्तमान समय में अपना अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय चल रहा है। और राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं दोस्तों हमें भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश या भौतिक विभाग। दोस्तों, इसके बारे में मैंने 4-5 वीडियो क्लास डाली है, जिसमें राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से कंपटीशन एग्जाम्स में आने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चनों की विस्तार से चर्चा की गई है दोस्तों। यानी किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जितने भी जो महत्वपूर्ण कंटेंट है, जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सभी दोस्तों मैंने आपको मॉक टेस्ट के माध्यम से सॉल्व करवा दिए हैं। अब दोस्तों, कई विद्यार्थियों की ऐसी इच्छा है कि सर हमें थोड़ा डिटेल्स में भी पढ़ाओ। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स की डिमांड के हिसाब से राजस्थान के भौतिक प्रदेश से रिलेटेड इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत हम विस्तार से पढ़ेंगे। हालांकि दोस्तों, आप निश्चिंत रहें, अपने YouTube चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स डिटेल्स में पढ़ाए जाएंगे दोस्तों, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए, और अपना बेसिक नॉलेज बढ़िया बनाने के लिए सबसे पहले मॉक टेस्ट पढ़े दोस्तों। क्योंकि मैं एक तो पहली बात तो ये रखता हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख देता हूं इसमें। दूसरी बात, इसमें जो 4 ऑप्शन डालता हूं ना दोस्तों मैं मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चनों में, वो चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, यानी छटे हुए क्वेश्चन होते हैं। उनमें से लगभग कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पड़ता ही है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। सबसे पहले तो आप राजस्थान को देखिए दोस्तों। राजस्थान का आकार पता होना चाहिए दोस्तों आपको, सबसे पहले तो प्रारंभिक रूप में। क्यों? क्योंकि यदि किसी भी विद्यार्थी का राजस्थान का मैप क्लियर नहीं है तो उसके लिए राजस्थान का जीके पढ़ने में बहुत ज्यादा बाधाएं आएगी, बहुत ज्यादा कठिनाइयां सामने देखने को मिलेगी। इसलिए मेरी राय है कि प्रत्येक विद्यार्थी सबसे पहले तो राजस्थान का मैप देखे या राजस्थान का नक्शा देखे, उसमें राजस्थान में कौन सा जिला कहां स्थित है यह जानकारी जुटाए। इसके अलावा पड़ोस में कौन सा देश है, पड़ोस में कौन कौन से राज्य हैं, ये सभी जानकारियां भी होनी चाहिए। राजस्थान की आकृति भारत के मानचित्र में कहां सी दिखाई देती है, स्थिति कहां सी दिखाई देती है, जैसे भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है राजस्थान। तो इन सभी बातों के बारे में दोस्तों प्रारंभिक जानकारी होना बेहद जरूरी है। उसके बाद में ही आप डिटेल से अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, ताकि आपका कंटेंट, आपका नॉलेज स्थायी हो सके। तो आज के हम इस चैप्टर में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है भाई। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। अब मैप बनाया तो मैप के माध्यम से ही पढ़ेंगे। जैसे पहला भौतिक प्रदेश है मरुस्थल, आप इसे मरुस्थल कह सकते हैं भाई, प्रथम भौतिक प्रदेश को, या पश्चिमी मरुस्थल ये प्रदेश कह सकते हैं, या थार का मरुस्थल कह सकते हैं। राजस्थान का जो पहला भौतिक प्रदेश है वह थार का मरुस्थल ही है। दूसरा जो भौतिक प्रदेश है दोस्तों वो आपको यहां देखने को मिलेगा, इस वाले भाग में, ऐसे इस वाले भाग में देखने को मिलेगा दोस्तों, यहां ऐसे, और इसका नाम है अरावली। अरावली पर्वतीय प्रदेश, या आप अरावली पर्वतमाला भी कह सकते हो। यह राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश हो गया। इसके अलावा यदि अपन देखें दोस्तों तो राजस्थान का जो तीसरा भौतिक प्रदेश है वो यहां देखने को मिलेगा, थोड़ा सा दक्षिण में है, माही नदी वाले प्रवाह क्षेत्र में, बीच वाला बनास नदी वाला भाग, और इसके अलावा बाणगंगा नदी वाला भाग, और थोड़ा सा चंबल नदी वाला भाग। तो ये हो गया दोस्तों पूर्वी मैदान, ये हो गया दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश। पहला भौतिक प्रदेश थार का मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतमाला, तीसरा भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश, और जो चौथा भौतिक प्रदेश है ना दोस्तों वो यहां फैला हुआ है। देखो इस वाले भाग में, ये जो भाग बच गया ना अलग थलग, यहां फैला हुआ है। आप देख रहे होंगे यदि ये दिशा देखें अपन तो ये दिशा तो पूर्व और ये दिशा दक्षिण, दोनों के बीच में वाली दिशा दक्षिण पूर्व हो गई। तो इस पठारी प्रदेश का नाम दोस्तों इसी नाम से प्रारंभ किया जाएगा,
दक्षिणी पूर्वी, और ये पठारी भूमि है दोस्तों, इसलिए इसे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कहते हैं, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं या माल प्रदेश भी कहते हैं। राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश हैं, या राजस्थान का जो भौगोलिक वर्गीकरण जिन विभागों में किया गया है वो 4 भागों में किया गया है। थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स देखें। भौतिक प्रदेशों के बारे में जो पहला महत्वपूर्ण कंटेंट पूछा जाता है वो यह पूछा जाता है दोस्तों कि कौन सा भौतिक प्रदेश किसका अवशेष है। कौन सा भौतिक प्रदेश किसका अवशेष है या किसके स्थान पर बना है। अपन प्राचीन समय की थोड़ी बात करेंगे। यहाँ पृथ्वी जब सूर्य से अलग हुई, उसके बाद में जब यहाँ पर जल भंडारों और स्थल भागों का निर्माण हुआ तो प्रारंभ पृथ्वी में पेंजिया महाद्वीप और पैंथालासा महासागर इन 2 भागों में बटी हुई थी भाई। आगे चलकर भूगर्भिक हलचलों के कारण, कालांतर में अनेक भूगर्भिक घटनाओं के कारण या परिवर्तनों के कारण पेंजिया का विखंडन हुआ या दोस्तों इसका विभाजन हुआ। अब पेंजिया 2 टुकड़ों में बट गया दोस्तों। देखिए समझा देता हूं मैं तुम्हें किस प्रकार से बटा था, थोड़ा यहां ध्यान दीजिए आप। जैसे मान लीजिए ये अपनी पृथ्वी थी, ठीक है। इस पृथ्वी में ये जो भाग था ना, स्थल भाग, जमीन का भाग, महाद्वीप का भाग, इसे पेंजिया कहा गया दोस्तों। और इसका विभाजन हुआ, इससे दोस्तों 2 तो स्थल भाग बने। जैसे मान लीजिए ये एक तो उत्तर में बना देते हैं और एक दक्षिण में बना देते हैं। उत्तर वाले भाग को तो कहा गया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, या इसका दूसरा नाम है दोस्तों लोरेशिया। दूसरा जो स्थल भाग था दक्षिणी भाग में, ये जो दूसरा स्थल भाग था, एक ये ऊपर स्थल भाग बन गया। ऊपर वाले स्थल भाग को तो हमने अंगारा लैंड या लोरेशिया कह दिया। दक्षिण वाले स्थल भाग को कहा गया दोस्तों गोंडवाना लैंड। क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड कहा गया। और जो मध्य भाग में दोस्तों जो जलराशि भरी रही या जो जलीय भाग था, शेष जलीय भाग, इसका नाम रखा गया दोस्तों 33 सागर, या आप इसे 33 महासागर नाम भी दे सकते हैं। पेंजिया के विखंडन के फलस्वरूप पृथ्वी 3 भागों में बटी। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड या लोरेशिया कहा गया, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया, और मध्य भाग में जो जलीय राशि थी इसे 33 महासागर नाम दिया गया। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। आपसे पूछेगा, जैसे ये 4 भौतिक प्रदेश है भाई, मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। पूछ लेगा पठारी प्रदेश किसका अवशेष है, मैदान किसका अवशेष है, अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है, या फिर थार का मरुस्थल किसका अवशेष है। ध्यान दें, 2 भौतिक प्रदेश, एक तो मरुस्थल और एक मैदान। ये 2 तो दोस्तों 33 सागर के स्थान पर बने हैं। 2 तो किसके स्थान पर बने हैं? 33 सागर के स्थान पर। तो थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश 33 सागर के अवशेष माने जाते हैं। रही बात 2 भौतिक प्रदेशों की, अरावली पर्वतमाला की और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की। अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की चॉइस कीजिए दोस्तों कि किसका अवशेष हो सकता है, या तो अंगारा लैंड का होगा या फिर गोंडवाना लैंड का होगा। तो मैं एक बात बता दूं दोस्तों, में अंगारा लैंड का भारत में कोई अवशेष नहीं है। यदि थोड़ा बहुत सोचो आप, यदि अंगारा लैंड का भारत में ये अवशेष नहीं है तो राजस्थान में कहां से आएगा? राजस्थान भी तो भारत का ही एक राज्य है। यदि भारत का थोड़ा बहुत अवशेष होता तो मान लेते कि क्या पता राजस्थान का अवशेष भी होगा। अतः अंगारा लैंड या लोरेशिया के भारत में कोई अवशेष नहीं है, अतः राजस्थान में भी कोई अवशेष नहीं है। तो इसका तो कभी भी आंसर चॉइस ही मत करना दोस्तों। आपसे कभी भी किसी भी भौतिक प्रदेश के बारे में पूछे कि अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष है, तो अंगारा लैंड को तो सबसे पहले ही काट देना, लोरेशिया या अंगारा लैंड को। तो अभी 33 सागर के ये 2 बड़े हैं, मरुस्थल और मैदान, तो गोंडवाना लैंड ही बचा। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और अरावली पर्वतमाला, ये दोनों दोस्तों गोंडवाना लैंड के अवशेष माने जाते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है ना? आगे देखिए, भौतिक प्रदेशों के बारे में दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है मुख्य रूप से क्षेत्रफल के बारे में, कि कौन से भौतिक प्रदेश का क्षेत्रफल कितना क्या है। देखिए, थार का मरुस्थल ये राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है भाई। थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल है 61.11%। थार के मरुस्थल जो भौतिक प्रदेश है
इसका क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61% है या 61.11% है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। उसका यदि अपन 61.11% निकाले ना तो लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास आएगा। तो राजस्थान में थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल है 2,09,000 वर्ग किलोमीटर। या राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत में आंसर पूछे तो 61.11% बता देना है। थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल पूछे तो 2,60,000 वर्ग किलोमीटर बता देना है। ठीक है दोस्तों, थार के मरुस्थल के बारे में पूछे कितने देशों में फैला हुआ है? 2 देशों में फैला हुआ है, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। राजस्थान में पूछे थार का मरुस्थल कितने राज्यों में फैला हुआ है? भारत में पूछे थार का मरुस्थल कितने राज्यों में फैला हुआ है? राजस्थान में नहीं होगा दोस्तों, भारत में इसका डिवाइड होगा। भारत में थार का मरुस्थल दोस्तों 4 राज्यों में फैला हुआ है। एक तो पंजाब में है, हरियाणा में है, गुजरात में है और राजस्थान में है, जिसमें से सबसे ज्यादा विस्तार राजस्थान राज्य में ही है और थार के मरुस्थल का सबसे कम विस्तार पंजाब राज्य में है। यदि आपसे राजस्थान के बारे में पूछे अब कि राजस्थान में थार का मरुस्थल कितने जिलों में फैला हुआ है, तो राजस्थान के 12 जिले थार के मरुस्थल में आते हैं। कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है दोस्तों, 61.11% भाग पर राजस्थान में थार का मरुस्थल है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की यदि अपन बात करें तो दोस्तों यहां 10% भाग पर 10% भाग पर यानी लगभग 9 से 10% भाग पर फैला हुआ है दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। रही बात दोस्तों मैदानी प्रदेश की, ये जो मैदानी प्रदेश है ना दोस्तों, ये राजस्थान के 23% भाग पर फैला हुआ है। जो मैदानी प्रदेश है वो कितने प्रतिशत भाग पे फैला हुआ है भाई? 23% भाग में फैला हुआ है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की यदि अपन बात करें तो लगभग 7% भाग पर फैला हुआ है। पूछे आपसे राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है? 7%। कितना प्रतिशत पूर्वी मैदानी प्रदेश है? 23%। कितना प्रतिशत अरावली पर्वतीय प्रदेश है? लगभग 9% है। ठीक है, और कितना प्रतिशत थार का मरुस्थल है? 61.11% है। कंसेप्ट क्लियर है ना दोस्तों? ठीक है, एक आप ये भी ध्यान रख लेना कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या दोस्तों थार के मरुस्थल में ही पाई जाती है। यहाँ 61.11% पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश में ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, यानी यहाँ 23% भाग पर लगभग 39% जनसंख्या देखने को मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण कंटेंट है, आप ध्यान रखना। एक ध्यान रखना दोस्तों, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान रखोगे जिलों के बारे में। जिले आपसे पूछे जाते हैं कि थार के मरुस्थल में कितने जिले आते हैं? थार के मरुस्थल में दोस्तों 12 जिले आते हैं भाई। थार के मरुस्थल में कितने जिले आते हैं? 12 जिले आते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश में 13 जिले आते हैं। थार के मरुस्थल में 12 जिले आते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश में जिलों की संख्या 10 है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में दोस्तों जिलों की संख्या 7 है। कंसेप्ट क्लियर है ना? ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है जिलों की संख्या। मरुस्थल में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? 12। अरावली पर्वतीय प्रदेश में 13 जिले, पूर्वी मैदानी प्रदेश में 10 जिले, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में 7 जिले। तो जिलों के बारे में ध्यान रखना, क्षेत्रफल के बारे में ध्यान रखना, थोड़ा बहुत दोस्तों जनसंख्या का मैटर भी ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? थार के मरुस्थल में। सबसे कम जनसंख्या कहां पाई जाती है? पठारी प्रदेश में पाई जाती है। ये अवशेष किसका क्या है? मरुस्थल, मैदान दोनों 33 सागर के अवशेष हैं। पठारी प्रदेश और अरावली ये दोनों गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। लोरेशिया या अंगारा लैंड के कोई अवशेष नहीं है। अब दोस्तों अपन अलग अलग पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत इनका सामान्य परिचय पढ़ते हैं, या यहाँ आप दोस्तों एक जलवायु का भी ध्यान रखिए। जलवायु के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि कौन से भौतिक प्रदेश में कौन सी जलवायु पाई जाती है। राजस्थान को दोस्तों वर्षा की मात्रा के आधार पर या सामान्य तरीके से मुख्य रूप से 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। एक तो शुष्क जलवायु, दूसरी अर्धशुष्क जलवायु, तीसरी है उपाद्र, चौथी है आर्द्र और पांचवी है अति आर्द्र जलवायु। यानी इस प्रकार वर्गीकरण किया गया है। ये जो अपना थार का मरुस्थल है ना दोस्तों, ये 2 भागों में बटा हुआ है। इसके एक भाग को तो कहा जाता है शुष्क मरुस्थल। थार के मरुस्थल के एक भाग को तो क्या कहा जाता है? शुष्क मरुस्थल। और जो इधर वाला है ना दोस्तों, इसे कहा जाता है अर्धशुष्क मरुस्थल। चाहे आप अर्धशुष्क मरुस्थल कह दीजिए
या आप इसे राजस्थानी बांगर कह दीजिए। अर्धशुष्क मरुस्थल भी कह सकते हैं और राजस्थानी बांगर भी इसका नाम दे सकते हैं। जो शुष्क मरुस्थल है और अर्धशुष्क मरुस्थल है, इन दोनों का विभाजन करने वाली जो वर्षा रेखा है इसे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कहते हैं। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तो इस अरावली के समांतर खींची गई है, जो वर्षा की मात्रा के आधार पर राजस्थान को 2 भागों में बांटा गया है। पूछ ले, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा किसके समांतर खींची गई है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ये अरावली के समांतर खींची गई है। यानी इस 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिमी भागों में तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जबकि इस पर्वतमाला या इस समवर्षा रेखा के पूर्वी भागों में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ये आप ध्यान रखें। तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा का भी यही काम है दोस्तों। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिमी भाग को शुष्क मरुस्थल कहते हैं, जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और इस 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्वी भाग को अर्धशुष्क मरुस्थल या राजस्थानी बांगर कहते हैं दोस्तों, जहां 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों? ओके। तो इस मरुस्थल में के आधे भाग में तो हो गई शुष्क जलवायु, इसके आगे वाले भाग में हो गई अर्धशुष्क जलवायु। ठीक है, अब इसके आगे देखिए आप, जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है यहां की जलवायु है दोस्तों उपाद्र। अरावली पर्वतीय प्रदेश की जलवायु कैसी है? उपाद्र जलवायु में आते हैं। जो राजस्थान के दोस्तों 13 जिले आते हैं। पूछ लेगा उपाद्र जलवायु में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? 13 जिले आते हैं। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है दोस्तों, पूर्वी मैदानी प्रदेश आता है आर्द्र जलवायु क्षेत्र में। पूर्वी मैदानी प्रदेश कौन सी जलवायु में आता है? आर्द्र जलवायु क्षेत्र में आता है। और जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, यह भौतिक प्रदेश आता है दोस्तों अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में, यानी सबसे ज्यादा आर्द्रता, सबसे ज्यादा नमी की मात्रा या सबसे ज्यादा बरसात की मात्रा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में देखने को मिलती है। जबकि इसके विपरीत सबसे कम वर्षा आपको पश्चिमी मरुस्थल में यानी थार के मरुस्थल वाले भाग में देखने को मिलेगी। देखिए आप, यहां जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है यहां वर्षा होती है दोस्तों 0 से 25 सेंटीमीटर। 0 से 25 सेंटीमीटर। जो अर्धशुष्क बांगर है यहां होती है दोस्तों 25 से 50 सेंटीमीटर। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है दोस्तों, यहां पर वर्षा होती है 50 से लगभग 70 सेंटीमीटर के आसपास, या औसतन आप इसे 80 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिलती है पूर्वी मैदानी प्रदेश में। और जो इधर वाला भाग है दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, यहां दोस्तों 80 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा भी हो जाती है। और अधिकतम वर्षा तो दोस्तों यहां 120 सेंटीमीटर होती है। झालावाड़ राजस्थान का वह जिला है जहां सबसे ज्यादा 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जिले की दृष्टि से सबसे ज्यादा वर्षा झालावाड़ में होती है और सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले में होती है, जहां 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। जबकि यदि पूरे ऑल ओवर राजस्थान में किसी स्थान के बारे में पूछ ले आपसे कि ऐसा स्थान बताइए जहां पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो दोस्तों वह स्थान माउंट आबू है, जहां 150 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा होने के कारण इसे राजस्थान का मासिन राम कहते हैं या राजस्थान का चेरापूंजी कहते हैं। पूछ लेगा दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में कि राजस्थान का मासिन राम या राजस्थान का चेरापूंजी कौन से स्थान को कहा जाता है? माउंट आबू को कहा जाता है। अब मासिन राम और चेरापूंजी क्या है सोच रहे होंगे आप। दोस्तों मासिन राम और चेरापूंजी मेघालय राज्य के 2 स्थान हैं जहां पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बरसात होती है। लगभग 1440 सेंटीमीटर के आसपास प्रति वर्ष यहां वर्षा दर्ज की जाती है। ठीक है दोस्तों, एक और ध्यान रखना, माउंट आबू राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान भी है, इसलिए इसे राजस्थान का बरखोयांस्क कहते हैं। राजस्थान का बरखोयांस्क किसे कहते हैं? माउंट आबू को कहते हैं। राजस्थान का मासिन राम या चेरापूंजी भी किसे कहते हैं? माउंट आबू को कहते हैं। बरखोयांस्क क्या है दोस्तों? साइबेरिया जानते हो ना, साइबेरिया जो रूस का एशियाई भाग है, यानी परिभाषा के आधार पर रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। और ये दोस्तों एशिया महाद्वीप का सबसे ठंडा स्थान है साइबेरिया, इसलिए राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू है। और तो उससे तुलना करके दोस्तों इस माउंट आबू को राजस्थान का बरखोयांस्क कहा जाता है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? आगे देखिए आप, तो जलवायु हो गई, इसमें वर्षा की मात्रा हो गई, कई बातें हो गई। अब देखिए दोस्तों आप इन मरुस्थलों के बारे में सामान्य चर्चा या इन भौतिक प्रदेशों के बारे में
कौन कौन से आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे थार के मरुस्थल की दोस्तों अपन बात करें, थार के मरुस्थल में जो शुष्क मरुस्थल है पहले उसकी बात करते हैं दोस्तों। जो शुष्क मरुस्थल है इसको दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। एक तो है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, एक तो क्या है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश यानी जिसमें बालू का स्तूप हो, और दूसरा है दोस्तों बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश यानी जिसमें बालू का स्तूप ना हो, एकदम फ्री। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश यानी जो रेत के टिब्बे होते हैं ना दोस्तों, रेत के टीलों की जो मेहराबदार आकृति होती है उसी को बालू का स्तूप कहा जाता है। तो यहाँ दोस्तों अनेक प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जैसे अपन पहले उनके बारे में चर्चा भी कर चुके हैं, फिर कर लेते हैं बालू का स्तूपों के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आप बरखान के बारे में देखें। बरखान ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक बालू का स्तूप होता है। सबसे ज्यादा मानव के लिए हानिकारक बालू का स्तूप कौन सा है भाई? बरखान बालू का स्तूप है। बरखान बालू का स्तूप अर्धचंद्राकार आकृति में बनता है, इसलिए पूछा जाता है अर्धचंद्राकार आकृति में कौन सा बालू का स्तूप बनता है भाई? बरखान बालू का स्तूप बनता है। यहां से तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बरखान बालू का स्तूप सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये राजस्थान के चूरू जिले में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा बरखान बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं भाई? चूरू जिले में। अर्धचंद्राकार आकृति के बालू का स्तूप कौन से होते हैं? बरखान होते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मानव के लिए सबसे नुकसानदायक बालू का स्तूप कौन से होते हैं? बरखान ही होते हैं। और दोस्तों ये भी बता दूं तुम्हें, आज तक कंपटीशन एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बरखान बालू का स्तूप से ही पूछे गए हैं, इसलिए इसको आप कंटेंट कर ले। और इसके बारे में पूछा भी यही गया है कि अर्धचंद्राकार आकृति के बालू का स्तूप कौन से होते हैं? बरखान होते हैं। ठीक है। दूसरा बालू का स्तूप होता है मुख्य रूप से अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। देखो दोस्तों अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या होते हैं? ऐसे बालू का स्तूप जो पवन के समकोण पर बनते हैं, ऐसे बालू का स्तूप जो पवन के समकोण पर बनते हैं। तो पवन के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। सबसे ज्यादा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप राजस्थान के जोधपुर जिले में देखने को मिलते हैं। कहां देखने को मिलते हैं भाइयों? जोधपुर जिले में देखने को मिलता है। यहां बता दूं मैं तुम्हें, एग्जाम में यदि यहां से कोई क्वेश्चन पूछेगा ना आपसे, कभी भी देख लेना दोस्तों, मेरी बात याद रख लेना, तो आपसे डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से बालू का स्तूप समकोण पर बनते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप समकोण पर बनते हैं। तीसरा बालू का स्तूप है दोस्तों मुख्य रूप से, जिसका नाम है अनुदैर्ध्य। क्या नाम है? अनुदैर्ध्य या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ये अनुदैर्ध्य या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा दोस्तों जैसलमेर जिले में देखने को मिलता है। और ये जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होता है ये पवन के समांतर बनता है, पवन के समांतर या समानांतर बनता है। तो इसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे पूछेगा उस बालू का स्तूप का नाम बताओ जो पवन के समांतर या समानांतर बनते हैं, उन्हें कहा जाता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, उन्हें कहा जाता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। और जो पवन के समकोण पर बनते हैं उन्हें कहते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और जो अर्धचंद्राकार आकृति में बढ़ते हैं उन्हें कहा जाता है बरखान बालू का स्तूप। एक ध्यान रखना दोस्तों आप पैराबोलिक बालू का स्तूप के बारे में। पैराबोलिक ये राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला बालू का स्तूप है, या राजस्थान में सबसे ज्यादा बालू का स्तूप पैराबोलिक बालू का स्तूप ही पाए जाते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप की आकृति कैसी होती है? महिला के बालों की जो क्लिप होती है ना दोस्तों, उस क्लिप के आकार का होता है ये बालू का स्तूप। तो महिला के बालों की क्लिप के आकार वाले बालू का स्तूप का नाम बताइए? पैराबोलिक। ऐसे बालू का स्तूप का नाम बताइए जो सभी राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों में पाए जाते हैं, यानी पूरे 12 जिलों में पाए जाते हैं, उसका नाम है पैराबोलिक बालू का स्तूप। सभी जिलों में पाए जाते हैं, इसलिए स्वाभाविक बात है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बालू का स्तूप भी कौन से हैं? पैराबोलिक बालू का स्तूप। इसके अलावा भी दोस्तों संरचना के आधार पर अन्य बालू का स्तूप देखने को मिल जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो तो दोस्तों ये 4 है। जैसे एक आपसे पूछ लेगा बरखान की विपरीत स्थिति में पवन की दिशा में परिवर्तन होने से जो बालू का स्तूप बनता है उसका नाम बता दीजिए, तो उसका नाम बता देना, उसे सीप बालू का स्तूप कहते हैं। या फिर आपसे ऐसे पूछ ले कि तारे के आकार में
या तारे की आकृति में बनने वाले बालू का स्तूप को हम क्या कहेंगे, उसे तारानुमा बालू का स्तूप कह देना। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मुख्य बातें थी बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की। अब यदि हम बात करें बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता देता हूं मैं तुम्हें। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा पीवणा के बारे में। पीवणा क्या है, पहला क्वेश्चन तो बस सीधा सा यही पूछा जाता है, पीवणा क्या है। पीवणा दोस्तों एक सरप की प्रजाति है। पीवणा क्या है, एक सरप की प्रजाति है दोस्तों। ये पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में थार के मरुस्थल में पाया जाने वाला एक खतरनाक सरप है दोस्तों, ये पीवणा सरप। ऐसा माना जाता है कि सोते हुए व्यक्ति के मुख में जहर छोड़ देता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यह सरप दोस्तों बहुत ज्यादा चर्चित है, अक्सर आपको देखने को मिल जाता है, और ये दोस्तों रेत के रंग का ही होता है। जिस प्रकार के बालू का स्तूपों की जो भूरी मृदा होती है ना, उसे रंग का ये सरप होता है। तो लोगों को दोस्तों ये दिखाई भी नहीं देता, मिट्टी के अंदर ही मतलब दसा रहता है या मिट्टी के अंदर ही समाया हुआ रहता है। तो पूछ लेगा पीवणा क्या है, एक सरप की प्रजाति है। यहां के बारे में दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है जलपट्टी के बारे में। किसके बारे में पूछा था भाइयों, जलपट्टी के बारे में, यानी भूगर्भिक जलपट्टी। यानी ये है क्या, ये दोस्तों प्राचीन समय में ऋग्वेद में एक नदी बहती थी, उसका नाम था सरस्वती नदी। यानी राजस्थान की मुख्य रूप से ऋग्वेदिक नदी कौन सी है भाई, सरस्वती नदी है, जो वर्तमान समय में भूगर्भ में बहती है। यानी पृथ्वी के धरातल के नीचे चट्टानों के अंदर जो दरारें हैं ना वहां बहती है। इसके प्रमाण मिले हैं क्योंकि यहाँ पर मीठे जल के जो कुएं को जगह है ना दोस्तों, उन कुओं में मीठा जल आया है नीचे से, तो उससे ये अनुमान लगाते हैं कि नदी आज भी मतलब भूगर्भ में बहती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की भूगर्भिक नदी का नाम बताइए, सरस्वती नदी है। और राजस्थान में सरस्वती नदी का वर्तमान में अवशेष कौन सी नदी है, घग्गर नदी है। सरस्वती नदी के अवशेष रूप में बहती है भाई कौन सी नदी, घग्गर नदी। तो हम बात कर रहे थे जलपट्टी, तो उस सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र में दोस्तों जो हरा भरा क्षेत्र है, यह जो मीठे जल वाला क्षेत्र है, उसी को भूगर्भिक जलपट्टी के नाम से जाना जाता है। और यह क्षेत्र केवल राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। जैसलमेर जिले में भी दोस्तों दो क्षेत्र है, एक का तो नाम है पोखरण और दूसरे का नाम है मोहनगढ़। मोहनगढ़ दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम पॉइंट था पहले, जैसे आजकल तो मोहनगढ़ से आगे गडरा रोड बाड़मेर तक बढ़ा दिया गया। और जो पोखरण है यहाँ दोस्तों 1976 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया, और आगे चलकर 1998 में दोस्तों एक और परमाणु परीक्षण किया गया। परमाणु परीक्षणों के कारण पोखरण को राजस्थान का नहीं पूरे भारत का ही शक्ति स्थल कहा जाता है। तो जैसलमेर में मोहनगढ़ से लेकर पोखरण तक जो 60 किलोमीटर लंबी हरी भरी घास की जो पट्टी है ना दोस्तों, उसे ही भूगर्भिक जलपट्टी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई, भूगर्भिक जलपट्टी के नाम से जाना जाता है। आप एक और ध्यान रखना दोस्तों, इस भूगर्भिक जलपट्टी में एक घास पाई जाती है, सेवण घास। कौन सी घास पाई जाती है भाई, सेवण घास पाई जाती है। क्वेश्चन यहां से बहुत ही अच्छे तरीके से पूछ लिया जाएगा, सेवण धामण करण अंजन, सेवण धामण करण अंजन किसके प्रकार है, ये दोस्तों घास के प्रकार है। राजस्थान में कई कंपटीशन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप ध्यान रखना। सेवण धामन कर्ण अंजन मोतिया क्या है, राजस्थान में घासों के प्रकार है। और ये सेवण घास सबसे ज्यादा दोस्तों इसी भूगर्भिक जलपट्टी वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और इस सेवण घास में क्या है दोस्तों, अत्यधिक पौष्टिक तत्वों की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसलिए जो साहीवाल नस्ल की गाय है वो दोस्तों इस घास को खाने के बाद में अत्यधिक दूध देती है। यानी ये घास दूधारी पशुओं के लिए अत्यधिक लाभदायक है। यहां से पूछा जाने वाला तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आकल। आकल दोस्तों गांव है, जैसलमेर में इसी क्षेत्र में है आकल गांव। यहां दोस्तों आकल वुड फॉसिल्स पार्क स्थित है, या आकल काष्ठ जीवाश्म पार्क स्थित है। यानी इस आकल गांव से जैसलमेर जिले में प्राचीन लकड़ी के अवशेष मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि ये लकड़ी आज से लगभग 18 करोड़ वर्ष पुरानी है। तो 18 करोड़ वर्ष पुरानी लकड़ी के अवशेष मिलने के कारण इस क्षेत्र को आकल वुड फॉसिल्स पार्क के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाता है आकल वुड फॉसिल्स पार्क राजस्थान के कौन से जिले में है, जैसलमेर जिले में है। भूगर्भिक जलपट्टी सेवण घास राजस्थान के कौन से जिले में देखने को मिलती है, जैसलमेर जिले में देखने को मिलती है। पीवणा सर्प कहां देखने को मिलता है, पश्चिमी राजस्थान में, नहीं जैसलमेर में देखने को मिलता है। यहां से पूछा जाने वाला जो चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है दोस्तों चांदन नलकूप। जैसे आकल गांव है ना, वैसे दोस्तों जैसलमेर में चांदन गांव भी है।
इस चांदन गांव में, इस भूगर्भिक जटपटी वाले एरिया में ही दोस्तों एक मीठे जल के कुएं का स्रोत है जिसे चांदन नलकूप कहते हैं। और वो दोस्तों अत्यधिक मीठा जल है, इसलिए लोग इसे प्यार से थार का गड्ढा कहते हैं। तो क्वेश्चन 2 पूछे जाते हैं, चांदन नलकूप कहाँ है भाई? जैसलमेर में है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, राजस्थान में थार का गड्ढा किसे कहते हैं? इस चांदन नलकूप को कहते हैं। थार का गड्ढा क्यों कहते हैं भाई? अत्यधिक मीठा जल होने के कारण। तो ये बात होती दोस्तों थार के मरुस्थल की। इसके शुष्क मरुस्थल के 2 उपभागों की, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश जिसमें हमने बरखान, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, पैराबोलिक, सीप, तारानुमा ये बालुका स्तूप पढ़े हैं। दूसरा है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश जिसमें पियूना सरप के बारे में पूछा जाता है, जलपट्टी के बारे में पूछा जाता है, आकलवुड फॉसिल्स के बारे में पूछा जाता है और चांदन नलकूप के बारे में पूछा जाता है। आगे देखिए अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है, 4 उपभागों में। एक तो है दोस्तों घग्गर बेसिन, एक तो कौन सा बेसिन है? घग्गर बेसिन। दूसरा है दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र। तीसरा है दोस्तों नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और चौथा है दोस्तों गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश। इस प्रकार जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है या जो राजस्थानी बांगर है इसे इन 4 उपभागों में बांटा गया है दोस्तों। एक तो घग्गर बेसिन में, एक शेखावाटी अंतः प्रवाह में, एक नागौरी उच्च भूमि में और एक गोडवाड़ प्रदेश में। जो घग्गर बेसिन है दोस्तों गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में है। घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को घग्गर बेसिन के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जहां दोस्तों इसकी जो उपजाऊ मृदा होती है उसमें काठी कृषि या बग्गी कृषि की जाती है। दूसरा देखिए शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी में दोस्तों सीकर, चूरू, झुंझुनू ये जिले आते हैं। शेखावाटी प्रदेश में जो अस्थायी तालाब बनते हैं ना दोस्तों इन्हें सर कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? सर कहा जाता है। और यहाँ पर जो कच्चे पक्के कुएं देखने को मिलते हैं उन्हें जोड़ा कहा जाता है या जोहड़े कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि राजस्थान में शेखावाटी प्रदेश में जो कच्चे पक्के कुएं देखने को मिलते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? जोहड़ों के नाम से जाना जाता है। और इसी शेखावाटी प्रदेश में वर्षा काल के दौरान जो अस्थायी तालाब बन जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सर या सरोवर कहा जाता है। राजस्थान में काठी या बग्गी कृषि कहां की प्रसिद्ध है? घग्गर बेसिन, गंगानगर, हनुमानगढ़ की प्रसिद्ध है। नागौरी उच्च भूमि दोस्तों पूरे राजस्थान में फ्लोराइड के लिए जानी जाती है भाई। किसके लिए? फ्लोराइड के लिए। एक तो फ्लोराइड और एक खारे पानी की झीलें, एक तो फ्लोराइड और एक खारे पानी की झीलें। ये दोस्तों राजस्थान में नागौर जिले की प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें आपको नागौर जिले में ही देखने को मिलेगी और राजस्थान में सबसे ज्यादा फ्लोराइड की मात्रा भी दोस्तों नागौर जिले में ही देखने को मिलती है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कुब्बड़ पट्टी क्या है? तो अजमेर से लेकर दोस्तों नागौर तक की जो फ्लोराइड युक्त जल की पट्टी है ना उसी को राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी या हेम्प बेल्ट के नाम से जाना जाता है। गोडवाड़ प्रदेश क्या है दोस्तों? बाड़मेर और जालोर में और पाली जिलों में, बाड़मेर, जालोर और पाली जिलों में लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को गोडवाड़ बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो क्या आपके राजस्थान बांगर या अर्ध शुष्क प्रदेश समझ में आया है? इसे 4 उपभागों में बांटा गया है। घग्गर बेसिन, गंगानगर, हनुमानगढ़, काठी और बग्गी कृषि यहां से पूछा जाएगा। दूसरा शेखावाटी, सीकर, चूरू और झुंझुनू पूछा जाएगा। इसमें यह अस्थायी तालाबों को तो क्या कहते हैं? सर। कच्चे पक्के कुओं को क्या कहा जाता है? जोड़े। नागौरी उच्च भूमि, यहाँ सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें पाई जाती है और यहाँ की मृदा में या यहाँ के जल में सबसे ज्यादा फ्लोराइड की मात्रा है। कुब्बड़ पट्टी पूछी जाती है कहां से कहां तक है? अजमेर से नागौर तक है। गोडवाड़ प्रदेश ये लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र है जो पाली में है, बाड़मेर में है, जालोर में है। अगले देखें अरावली पर्वतीय प्रदेश। देखिए दोस्तों दूसरा भौतिक प्रदेश है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश में पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा लंबाई के बारे में। इसकी टोटल लंबाई है दोस्तों 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतीय प्रदेश की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा राजस्थान में लंबाई बताइए। राजस्थान में 550 किलोमीटर इसकी लंबाई है जो टोटल लंबाई का 80% भाग है। तो क्वेश्चन 80% से भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में अरावली का कितना प्रतिशत भाग फैला हुआ है? 80% भाग फैला हुआ है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई बताइए 550 किलोमीटर है। टोटल लंबाई बताइए 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला प्रारंभ कहां से होती है भाई? अरावली पर्वतमाला प्रारंभ होती है गुजरात से। गुजरात में जिस स्थान से प्रारंभ होती है उसे खेड़ बर्मा कहा जाता है जो पालनपुर के निकट है।
दूसरा क्वेश्चन, ये समाप्त कहां होती है दोस्तों? ये दिल्ली में समाप्त होती है, रायसीना हिल्स तक। जो रायसीना की पहाड़ी है ना दिल्ली में, जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति भवन की इमारत अरावली की कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। अरावली की शुरुआत कहां से होती है? खेड़ बर्मा गुजरात से होती है, यानी इसकी उत्पत्ति अरब सागर से मानी जाती है। ये जो आपकी अरावली पर्वतमाला है, इसका आकार है दोस्तों वीणा के समान। पूछ लेगा, अरावली पर्वतमाला का आकार किसके समान है भाई? वीणा के समान है, यानी ऊपर से सकड़ी हुई है, बीच में से दबी हुई है, और यहाँ सबसे ज्यादा विस्तार है इसका, इसलिए वीणा के समान। एक दोस्तों आपसे पूछ लेगा, अरावली पर्वतमाला किधर से किधर फैली हुई है? ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर फैली हुई है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर। आपसे पूछ ले, अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में एंट्री पॉइंट क्या है? राजस्थान में आबू है भाई, जो माउंट आबू है ना, यहां से राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में समाप्त कहां होती है? राजस्थान में समाप्त होती है भाई खेतड़ी स्थान से। कॉपर लिमिटेड का नाम तो सुना होगा, झुंझुनू जिले में है। राजस्थान का तांबा जिला कहते हैं झुंझुनू को, और खेतड़ी को राजस्थान की ताम्र नगरी कह सकते हो भाई आप, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन होता है। सभ्यताओं में यदि आपसे ताम्र नगरी के बारे में पूछे तो या तो आहड़ सभ्यता को बताना है, या फिर गणेश्वर नीम का थाना सीकर को बताना है। तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला आबू से प्रारंभ होकर खेतड़ी झुंझुनू तक जाती है। देखें, अरावली पर्वतमाला के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों ऊंचाई के बारे में। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ये दोस्तों गुरु शिखर है। कौन सा है भाई? गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई बताइए आप। गुरु शिखर की ऊंचाई में दोस्तों दो आंकड़े याद रखने हैं, एक तो 1722 मीटर का, और एक याद रखना है 1727 मीटर का। दोनों क्लियर करने हैं आपको, दोनों बता देता हूं इतना डिफरेंट क्यों है। एक पर्वत चोटी में इतना डिफरेंट हो तो नहीं सकता। इस पर्वत चोटी की जो ओरिजिनल ऊंचाई है वो 1722 मीटर है भाई। गुरु शिखर पर्वत चोटी की ओरिजिनल ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि गुरु शिखर पर्वत चोटी की टोटल ऊंचाई बताइए, कुल ऊंचाई, तब आपका आंसर होगा 1727 मीटर। अब भाई 1722 मीटर से 1727 मीटर कैसे हो गई? ये कुल ऊंचाई में 5 मीटर कैसे बढ़ गई? इस पे क्या है दोस्तों, इस पर्वत चोटी पर एक ऋषि का मंदिर है जिसका नाम है ऋषि दत्तात्रेय। ऋषि दत्तात्रेय, तो ऋषि दत्तात्रेय की तपोभूमि होने के कारण इस पर्वत चोटी की ऊंचाई बढ़ी हुई बताई जाती है और 1722 मीटर बताई जाती है। एक क्वेश्चन इस पर्वत चोटी के बारे में और ध्यान रखोगे, गुरु शिखर को संतों का शिखर कहते हैं, और गुरु शिखर को यह संतों का शिखर नाम किसने दिया है भाई? कर्नल जेम्स टोड ने दिया है। कर्नल जेम्स टोड को आधुनिक राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं, यानी इन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया नामक किताब के अंदर। जेम्स टोड वही व्यक्ति है दोस्तों जिसने हमारे प्रदेश को राजस्थान नाम दिया, रजवाड़ा नाम दिया, राजस्थान नाम दिया, लेकिन राजपुताना दोस्तों जॉर्ज थॉमस ने दिया था। यह बात भूल मत जाना आप। देखें अरावली के बारे में और क्या क्वेश्चन, अरावली के बारे में ऊंचाई में दूसरा क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे। एक तो इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी के बारे में पूछ ले, दूसरा आपसे पूछ लेगा दोस्तों औसत ऊंचाई कितनी है। ये दुनिया का सबसे खतरनाक क्वेश्चन है यदि मेरे हिसाब से देखा जाए अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में, कि अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई बताइए दोस्तों। 930 मीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। कंटेंट ध्यान रखना, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अरावली पर्वतमाला को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। जो उत्तरी अरावली है इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है रघुनाथगढ़, सीकर में है, 1055 मीटर है। दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ये हो ही गई आपकी संतों का शिखर, गुरु शिखर। जो मध्य अरावली है दोस्तों इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है मोरमजी। कौन सी है भाई? मोरमजी है। अरावली पर्वतमाला के बारे में और क्या ध्यान रखोगे आप, और ये ध्यान रख लेना अरावली पर्वतमाला का सबसे ज्यादा विस्तार राजस्थान के उदयपुर जिले में है, सबसे कम विस्तार अजमेर जिले में है। अजमेर में अरावली पर्वतमाला की सबसे कम ऊंचाई भी है, जबकि अरावली पर्वतमाला की सबसे ज्यादा ऊंचाई आपको सिरोही जिले में देखने को मिलेगी। एक ध्यान रखना दोस्तों, अरावली पर्वतमाला में अनेक दर्रे पाए जाते हैं, अनेक गेप पाए जाते हैं, जिन्हें राजस्थान में नाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? नाल कहा जाता है। पूछ लेगा कि दर्रों को स्थानीय भाषा में राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? नाल के नाम से जाना जाता है। जैसे पाली की देसुरी नाल हो गई, आप ये ध्यान रखना दोस्तों, पगले की नाल हो गई, झिलवा की नाल हो गई, सभी प्रकार की नाल के बारे में आप ध्यान रखना। जयसमंद की नाल हो गई, डेबर की नाल हो गई, अजमेर की सुरा नाल हो गई। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश की। पूर्वी मैदानी प्रदेश को दोस्तों मुख्य रूप से 3 नदियां मिलकर बनाती है। नदियों के बारे में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। नदियों के द्वारा बनाए गए जलोढ़ मैदानों को ही ये पूर्वी मैदान के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण करने वाली 3 नदियां हैं भाई।
मुख्य रूप से एक तो गई दोस्तों, देखो ये बनास नदी जो यहाँ बहती है राजस्थान के मध्य वाले भाग में, जो पूर्ण रूप से राजस्थान के अंदर अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है। राजस्थान के पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? बनास है। 552 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पहले ये आंकड़ा 480 किलोमीटर था। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि राजस्थान में से होकर गुजर जाए, चाहे बाहर से आए, लेकिन राजस्थान में से बहनी चाहिए और आगे चाहे कहीं चली जाइए, लेकिन राजस्थान में से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल है भाई। कौन सी है? चंबल नदी है। अब ध्यान दे आप, तो बनास का मैदान हो जाएगा एक हो जाएगा दोस्तों यहाँ माही का मैदान, ये पूरी मैदानी भाग में शामिल है, इसी का हिस्सा माना जाता है माही नदी के द्वारा निर्मित मैदान। और एक हो जाएगा दोस्तों बाणगंगा का मैदान। एक कौन सा हो जाएगा भाई? बाणगंगा का मैदान। तो बाणगंगा का मैदान, बनास का मैदान और माही का मैदान, ये तीनों नदियां मिलकर बनाती है दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण करती है। यहाँ दोस्तों जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, जो दुनिया की सबसे उपजाऊ मृदा मानी जाती है। संसार की सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है भाई? जलोढ़ मृदा, जिसके दो रूप पाए जाते हैं, एक तो खादर और एक बांगर। जो नवीन जलोढ़ होते हैं उन्हें खादर कहते हैं और जो पुराने जलोढ़ होते हैं उन्हें बांगर कहते हैं। यानी ये राजस्थान का कृषि प्रदेश कह सकते हो आप इसे। राजस्थान में सबसे ज्यादा कृषि का उत्पादन या कृषि फसलों का उत्पादन पूर्वी मैदानी प्रदेश में ही किया जाता है। ठीक है, अब देखें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में दोस्तों 4 जिले आते हैं मुख्य रूप से। पठारी प्रदेश में यदि टोटल अपन जिलों की बात करें तो दोस्तों टोटल जिले तो 7 पाए जाते हैं, लेकिन इस पठारी प्रदेश में मुख्य रूप से 4 जिले पाए जाते हैं भाई। इसमें एक तो कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़, और जो 3 सहायक जिले हैं वो दोस्तों डांग क्षेत्र के हैं, जिसमें धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिले आते हैं। इस प्रकार इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भौतिक प्रदेश में ये 7 जिले आते हैं। डांग क्षेत्र दोस्तों डाकुओं का क्षेत्र होता है, या दोस्तों डाकू लोग ज्यादा रहते हैं डांग क्षेत्र में। एक बात और ध्यान रखना आप, डांग की रानी राजस्थान के करौली जिले को कहते हैं। पूछ लेगा आपसे डांग की रानी किसे कहा जाता है? करौली जिले को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि ये डांग की रानी कहते किसको है आखिर? करौली जिले में जो केला देवी माता का मंदिर है ना दोस्तों, जिसे करौली में जो केला देवी माता का मंदिर है, जिसे यादव वंश की कुलदेवी कहते हैं, उसी माता को दोस्तों डांग की रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ एक और ध्यान रखना, इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बहने वाली जो मुख्य नदी है दोस्तों यहाँ की, उस नदी का नाम है चंबल नदी। चंबल नदी, तो चंबल वही नदी है दोस्तों जिसमें सबसे ज्यादा डाकू पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा डकैत पाए जाते हैं। ये चंबल दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा अवनाली का अपहरण भी करती है पूरे भारत में। ये क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान में नहीं, सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है। आरआरबी ने कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया, राजस्थान में तो भाई पूछता है। आरआरबी ने ही पूछा हुआ है क्वेश्चन कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा अवनाली का अपहरण करने वाली नदी का नाम बताओ, चंबल नदी है। राजस्थान में सबसे ज्यादा अवनाली का अपहरण करने वाली नदी बताओ, चंबल नदी। अवनाली का अपहरण क्या होता है भाई? जब ये नदी बहती है ना तो अपने मार्ग में गहरी नालियां बना देती है भाई। क्या बना देती है? गहरी नालियां बना देती है, जिसे ये अवनाली का अपहरण कहते हैं, यानी जल अपहरण होता है। और इसी अवनाली का अपहरण होने के कारण दोस्तों उत्खात भूमि या उबड़ खाबड़ भूमि बढ़ती है, जो डाकुओं के लिए आश्रय स्थल का काम करती है। तो ये भी पूछ लेगा सबसे ज्यादा अवनाली का अपहरण कहां होता है? राजस्थान के कोटा जिले में होता है भाई। राजस्थान के कौन से जिले में होता है? कोटा जिले में। और अवनाली का अपहरण जहां ज्यादा होगा वहीं पर ज्यादा उत्खात भूमि बढ़ेगी। तो ये भी पूछ लेगा राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्खात भूमि कहां पाई जाती है, उबड़ खाबड़ भूमि कहां पाई जाती है? ये राजस्थान के कोटा जिले में ही पाई जाती है। लेकिन आपसे दोस्तों बीहड़ भूमि के बारे में पूछ ले कि बीहड़ भूमि राजस्थान के कितने जिलों में पाई जाती है? मुख्यतः 3 जिलों में पाई जाती है, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली। और बीहड़ भूमि वाले इन तीनों क्षेत्रों को दोस्तों डांग क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? डांग क्षेत्र। पूछ लेगा सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि राजस्थान में कहां पाई जाती है? सबसे ज्यादा राजस्थान में बीहड़ भूमि पाई जाती है भाई सवाई माधोपुर जिले में। कहां पर पाई जाती है? सवाई माधोपुर जिले में, जिसमें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इस रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता है यहाँ दोस्तों त्रिनेत्र गणेश जी है। कौन सी गणेश जी है भाई? त्रिनेत्र गणेश जी, यानी 3 आंखों वाले गणेश जी कहां स्थित है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में आप ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ अनेक प्रकार के मतलब कि क्षेत्रीय नाम भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को माल प्रदेश भी कहा जाता है, हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ दोस्तों काली मृदा पाई जाती है। इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है भाई? काली मृदा। और काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है, इसलिए इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। काली मृदा या कपासी मृदा को रेगूर मृदा के नाम से भी जाना जाता है या रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, काली मृदा को आधुनिक मृदा वर्गीकरण के अनुसार वर्टिसोल्स के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिए।
दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में और क्या बताऊं मैं आपको। यहाँ से दोस्तों वैसे तो कई प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे यहाँ कई प्रकार के बहुमूल्य पत्थर देखने को मिलते हैं, जैसे कोटा में कोटा स्टोन देखने को मिल जाता है, धौलपुर और करौली यहाँ दोस्तों लाल पत्थर देखने को मिल जाता है। लाल पत्थर अधिक पाए जाने के कारण धौलपुर को तो रेड डायमंड कहते हैं। पूछ लेता है रेड डायमंड किसे कहते हैं, या सबसे ज्यादा लाल पत्थर कहाँ पाए जाते हैं, धौलपुर में। जो अपने दोस्तों भारत में लाल किला बना हुआ है ना दिल्ली में, वो लाल किला दोस्तों यहाँ धौलपुर के जो लाल पत्थर है ना धौलपुर और करौली का, उसी से बना हुआ है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस का कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में आपसे पूछ लेता है। पूछ लेगा कोटा स्टोन कहाँ पाया जाता है, राजस्थान के कोटा जिले के अंदर पाया जाता है। ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है दोस्तों, ये पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन करता है। पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी राजस्थान का झालावाड़ और बारां। झालावाड़ और बारां ये सोयाबीन उत्पादन के लिए जाना जाता है। झालावाड़ के बारे में एक और ध्यान रखना, पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा संतरों का उत्पादन यही करता है, इसलिए झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं भाई। राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है, झालावाड़ को ही कहा जाता है। कंसेप्ट क्लियर रखना। वैसे नागपुर भारत के महाराष्ट्र राज्य में है भाई। और बता दूं मैं आपको दोस्तों, यहाँ पर सोयाबीन होती है, यहाँ पर दोस्तों धनिया सबसे ज्यादा होता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा धनिया का उत्पादन कहाँ होता है, इसी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में होता है भाई। ये जो बारां जिला हो गया आपका, कोटा जिला हो गया, कोटा की रामगंज मंडी पूरे राजस्थान में धनिया उत्पादन के लिए जानी जाती है, ठीक है दोस्तों। और झालावाड़ की भवानी मंडी संतरा उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने जो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है उनके बारे में केवल दोस्तों आपको मैंने शॉर्ट नॉलेज दिया है, जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स में आता रहता है ना, जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पेपर में क्वेश्चन छपते हैं, उसी के बारे में दोस्तों मैंने डिटेल्स दी है। जैसे बरखान के बारे में कई बार पूछ लिया, अनुप्रस्थ के बारे में कई बार पूछ लिया। यहाँ दोस्तों पीवना सर्प, जलपट्टी, आकलवुड फॉसिल पार्क, चांदन नलकूप, इनके क्वेश्चंस दोस्तों हमेशा एग्जाम्स के अंदर छाए रहते हैं। क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाता है, जनसंख्या के बारे में पूछा जाता है, कौन से भौतिक प्रदेश में कितने जिले हैं ये भी दोस्तों पूछा जाता है। पूछा जाता है कि कौन सा भौतिक प्रदेश किसका अवशेष है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली पर्वतमाला के बारे में मैंने आपको ये जो जानकारी दी है दोस्तों, ये सामान्यतः एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। औसत ऊंचाई कितनी है, अधिकतम ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है, राजस्थान में कितनी है, कितना भाग है, अरावली पर्वतमाला भारत में कहां से कहां तक है, राजस्थान में कहां से कहां तक है, ये सभी प्रकार के क्वेश्चंस दोस्तों पूछे जाते हैं। ये ऊंचाई डिफरेंट क्यों है, कौन से ऋषि का मंदिर है, ये सभी प्रकार के क्वेश्चंस यहां पूछे जाते हैं। एक दोस्तों जो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसके बारे में क्वेश्चन, इसमें 4 उपभाग है, घग्गर बेसिन, शेखावाटी, नागौरी और घोड़वाड़ प्रदेश। घग्गर बेसिन के बारे में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से जिलों में, गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में है भाई। यहाँ जो कृषि पद्धति की जाती है उसे काठी कृषि या बग्गी कृषि की जाती है। बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है दोस्तों ये काठी कृषि वाले में और बग्गी कृषि वाले भाग में। शेखावाटी के बारे में दोस्तों सर और जोड़ों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जोड़े क्या है, सर क्या है। वर्षा काल में जो अस्थायी तालाब बनते हैं उन्हें तो सर कहते हैं या सरोवर कहते हैं, और जो कच्चे पक्के कुएं पाए जाते हैं उन्हें दोस्तों जोड़ों के नाम से जाना जाता है। नागौरी उच्च भूमि दोस्तों फ्लोराइड के लिए जानी जाती है। पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा फ्लोराइड की मात्रा इसी भाग में पाई जाती है, और खारे पानी के जिले सबसे ज्यादा दोस्तों इसी नागौरी भाग में पाई जाती है। यहाँ के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है, बागा पट्टी कहां पर है, बांका पट्टी क्या है, या कुब्बड़ पट्टी किसे कहते हैं। तो राजस्थान में अजमेर से लेकर नागौर तक जो फ्लोराइड युक्त जल की पट्टी है, या फ्लोराइड या अधिक फ्लोराइड की मात्रा वाला जो क्षेत्र है उसी को कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है। इसमें होता है क्या दोस्तों, अधिक फ्लोराइड के कारण लोगों की हड्डियों में दोस्तों वलन पड़ जाता है, मुड़ाव पड़ जाता है दोस्तों, इसलिए उनकी कुब्बड़ बाहर निकल जाती है, यानी कमर वाला हिस्सा पीछे क्यों निकल जाता है, इसलिए इस भाग को कुब्बड़ पट्टी के नाम से जाता है। गोडवाड़ प्रदेश क्या है, गोडवाड़ प्रदेश दोस्तों लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है जो पाली, बाड़मेर और जालोर जिलों के अंदर है। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश की है। यदि आपको दोस्तों अपनी वीडियो क्लास पसंद आई है, मेरी पढ़ाने की शैली अच्छी लगती है, या मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट अवेलेबल उपलब्ध करवा सकता हूं, तो दोस्तों अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे अपने इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, एनसीबी एजुकेशन हब YouTube चैनल पर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। राम राम सा, धन्यवाद।